नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य सूटर्स में। मैं लक्ष्य यादगिया आप सभी का अपने एनसीईआरटी सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 को कर गए हैं कंप्लीट साइंस का, क्लास 6 का, और ये जो हम लोग एनसीईआरटी बैच चला रहे हैं इसको हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हमारा बेसिक मजबूत हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे अगले साइंस के चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र या फिर तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, मेरा आपसे विनती रहेगा कि एनसीईआरटी की बुक जो है न्यू और ओल्ड दोनों बुक हैं, तो इसलिए आप लोग ये जो चैप्टर है चैप्टर से कंफ्यूजन मत रहिएगा। टोटल चैप्टर पढ़ाऊंगा, हो सकता है आगे पीछे करके पढ़ाया गया। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद बिना टाइम गवाए हम लोग आज के तंतु से वस्त्र तक के चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। और ये रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ साथ में जो बच्चे 6 क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी। आपसे ये भी मेरी विनती है कि ये हम लोगों का जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स है, यानी कि मैं कहूँ तो एक पेज में आपका हर चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ जिंदगी में खोना ही होगा, बिना मेहनत बिना संघर्ष किसे किसे मिलती है कामयाबी यारों, तब तक जिंदगी का बोझ तो ढोना ही होगा। और चलते हैं अपने तंतु से वस्त्र तक को कंप्लीट करते हैं, और ये हर एग्जाम के लिए है जैसे कि आप लोग ऊपर देखे हुए हैं। दूसरा चीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साइड का वाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ये पूरा आपको आ जाए, मतलब वीडियोस में पूरा शूट हो जाए। इसके कारण हम लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर रहे हैं, और आप लोग भी साथ साथ में कॉपरेट करिए, क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब है, ना कि हमें दिखावा से। तो पढ़ाई से मतलब है। चलिए हम लोग हर टॉपिक को हर पॉइंट से अपने एनसीईआरटी बुक में कितना चीज दिया है, किन किन चीजों पे चर्चा की गई है, इसको देखते हैं। हमने पहला पॉइंट लिखा है तंतु। तंतु तंतु को अगर डिफाइन करो तो यह एक प्रकार के रेशे होते हैं, या फिर कह लीजिए एक प्रकार का रेशा है, जिसे आप लोग धागा कहते हैं। जिसे धागा या फिर तांगे बनाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं तांगा, या फिर तांगे का मतलब जानते हैं धागा का काम, धागे बनाए जाते हैं। दूसरा देखिए हमने लिखा है प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कोई आपसे ये पूछे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है कि तंतु किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्राकृतिक तंतु उसे कहते हैं जो तंतु पादप का मतलब मैंने अगली वीडियोस में बताया था, पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं भैया, ये हमारे होते हैं प्राकृतिक तंतु। ठीक है, अब देखिए जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन कौन से हो सकते हैं। ऊन हो सकता है, रेशम हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए वो भेड़िया का जो बाल होता है जिससे कंबल बनाया जाता है, वो भी खा सकते हैं। ठीक है, अगला हमने पॉइंट लिखा है पादप से प्राप्त तंतु कौन कौन से। कपास है, रुई है। रुई और कपास के लिए एक मैंने पॉइंट नोट किया है कि यह एक प्राकृतिक तंतु है जो कि पौधों से हमें मिलते हैं या फिर प्राप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर होगा और मेरे साउंड अच्छे से क्लियर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अब अगला है रेशम। रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, यानी कि रेशम तंतु जो है, तंतु यहाँ से है क्योंकि तंतु का मतलब धागा हो गया, आप लोग को पता होगा। तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम किस चीज से प्राप्त किया जाता है? कीट से। कीट का मतलब होता है कीड़ा। संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी रासायनिक को हम बताएं तो केमिकल कहा जाता है। तो जो तंतु, जो कह सकते हैं तंतु, जो धागे केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम लोग संश्लिष्ट तंतु का नाम देते हैं। इसमें मैंने उदाहरण आप लोग को दिया है पॉलिएस्टर, या फिर कुछ लोग कहते हैं प्लास्टर, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, पादप। अगला पादप तंतु किसे कहते हैं, यानी कि पादप तंतु किसे कहा जाता है? जो तंतु पादप से प्राप्त होता है। और पादप के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। पादप का मतलब दोस्त होता है पेड़ पौधे, यानी वैसा तंतु जो हमें किस चीज से भैया प्राप्त होते हैं, जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग पादप तंतु का नाम देते हैं। कपास की फसल अगली टॉपिक पे मैंने लिखा है, अगली पॉइंट में काली मृदा और उष्ण जलवायु में होती है। यानी कई बार एग्जामों में आपसे पूछा जाता है कपास उगाने के लिए कौन सा जगह बेस्ट होगा, तो काली मृदा होनी चाहिए, मतलब मिट्टी काली होनी चाहिए, और साथ साथ में कैसी रहना चाहिए वहां की जलवायु भैया, उष्ण होनी चाहिए। कपास पादप के फल यानी कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन का मतलब हाथों से तोड़कर, हाथों से उसको चुन चुन कर क्या किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। कपास ओटना क्या कहलाता है?
कपास से बीजों को कंटन द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखिए कंटन क्या होता है, आप देखते होंगे जैसे ये मान लीजिए कपास है, कपास का फूल हो गया, इसमें कपास है और इसमें सब कपास रहता है, ये एक छोटा छोटा इसमें ब्लैक 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 मतलब कंकड़ टाइप का उसमें पाया जाता है। तो उसी को हाथों द्वारा अलग करना क्या कहलाता है भैया, ये हमारा कहलाता है कपास ओटना। ठीक है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। आजकल इसको करने के लिए मशीन यानी जिसे आप लोग यंत्र कहते हैं, यंत्र का भी प्रयोग होता है। मतलब हाथ से ना भी किया जाए तो इसको मशीन द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन पटसन का आप लोग देखे होंगे कि वो धागा बनता है, मतलब वो रस्सी वगैरह बनता है। ठीक है, जिसको आप लोग एक और वो जूट का बोरी होती है उसी को बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए पटसन की जरूरत होती है और पटसन मिलता कहाँ से, पटसन पादप के तने से मिलता है। जैसे बहुत सारे गाँव में इसको लगाया भी जाता है या फिर बोया जाता है। ठीक है, भारत में पटसन के लिए प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है पश्चिम बंगाल जिसे आप लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, दूसरा बिहार और तीसरा हमारा है असम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा है क्या भैया, पटसन कटाई के पश्चात यानी पटसन कट जाने के बाद क्या होता है, उसके तने को कुछ समय के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है। अब देखिए सवाल उठेगा भैया कि इसमें को जल में डुबाकर रखने से होता क्या है, तो भैया उसका जो मतलब होता है ऊपर वाला उस थोड़ा सा सड़ जाए और सड़ने के बाद जो उसके धागे हैं ना प्रॉपर तरीके से उनके तने पर से कबार लिए जा सके। जैसे जो लोग बोते होंगे वो जानते हैं। ठीक है, कबार लिया जाए तो उसको कबारने के बाद क्या किया जाता है, फिर से रस्सी बनाया जाता है और उस रस्सी से कुछ काम कराया जाता है। पटसन को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। सच बात है भैया, जैसे मान लो पटसन का ऐसे एक पेड़ होता है, जो पतला पतला सा पेड़ हो गया और ये जब थोड़ा सड़ गल जाएगा तो इसमें जो भी ऐसे ऐसे रहेगा ना, जो मतलब इस पे धागा रहेगा उसको ऐसे कबार लिया जाता है, मतलब उसको कह सकते हैं एक तरह से उचाक लिया जाता है। अगला आता है तकली। कताई के लिए एक साल युक्ति हस्त तकवाई का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा आता है चरखा। चरखा जैसे कि आप लोग को पता होगा कांग्रेस बंटवाई थी, मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग को नहीं बताया था, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं बताया था। बड़े लोग हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं मुझसे, वो लोग जानते हैं कि चरखा बताया हुआ था। हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्ति चरखा कहलाती है। ठीक है, अब तांगों की कटाई का कार्य जो है मशीन की सहायता से भी किया जाता है। मतलब पहले तो भैया नहीं था तो चरखे से किया जाता था, लेकिन जब अब आ गया, आपको पता होगा कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं या फिर उसका खोज करते हैं। इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में, ग्रामीणी लैंग्वेज में बताऊं तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी जब भैया हमें आवश्यकता किसी चीज की हो जाएगी तो उसका हमें आविष्कार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आवश्यकता हो गई जिसके लिए मशीनों का हमने उपयोग कर दिया। अगला हमारा पॉइंट आता है कताई। कताई क्या होता है भैया, इसको देख लेते हैं। तो कताई जो होते हैं भैया, रेशे से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब कटाई किसे कहा जाता है, कताई की नाम देखिए, कटाई में नहीं कहा, कताई कह रहा हूं। ठीक है, जो हमारे रेशे होते हैं उनसे तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है भैया, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐंठते का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐंठना नहीं जानते हो, जब कपड़ा तुम लोग धो लेते हो तो ऐसे ऐंठ देते हो, उसको गाड़ते हो, जिसको कहते हो सुखाने के लिए उसको गाड़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऐंठते। ठीक है, ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बच जाता है। ठीक है भैया, अब देखो तांगे से वस्त्र बनाने की जो विधियां हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी विधियां भैया, इसमें एक हमारी आ जाती है बुआई, एक आ जाती है बधाई। ठीक है, बधाई का मतलब होता है बांधना। अब देखो इन दोनों जो पॉइंट है बुनाई और बधाई, इनको हम अगले स्लाइड पे ले लेते हैं और लास्ट यही दो पॉइंट हमारे बचे हुए। ठीक है, एक हमारा है बुआई और एक हमारा है बधाई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग अगले स्लाइड पे ले लेते हैं और यही हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब बहुत लंबी लंबी हमारी वीडियोस नहीं होने वाली है, एनसीईआरटी है भैया और मैं सभी एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके जो हमें लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बुनाई। बुनाई जो है तांगे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। यानी बुनाई आप लोगों को पता होगा, जैसे स्वेटर लोग बुनते हैं घरों में या फिर गांव में देखे होंगे, माँ लोग या फिर बहन लोग जो होती हैं ऐसे दो ये होता है, उसको क्या
कांटा बोलते हैं शायद, कांटा आप लड़कियां जानती होंगी, मैं नहीं बता पाऊंगा। उनसे क्या करते हैं लोग, स्वेटर वगैरह बुनती हैं। तो उसी बुनाई को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अरे उसी व्यवस्थित ढंग को रखने को ही हम लोग कह देते हैं बुनाई। ठीक है, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। आपको पता होगा कि जो वस्त्र होता है उसकी बुनाई जो है भैया करघों पे की जाती है। ये करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं। हस्त प्रचलित का मतलब होता है हाथों से चलने वाला या तो होते हैं, या फिर विद्युत प्रचलित होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलाते हैं। यानी कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हस्त प्रचलित हो सकते हैं यानी हाथ से चलाने वाला हो सकते हैं, या फिर इसे विद्युत में चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा कि बुनाई तथा बधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। जैसे सबको पता है कि भाई जो अभी देखिए मैं स्वेटर पहना हूं, तो इसको किसी भी तरीके से बनाया ही गया है ना भैया, धागे तो ऐसे ही खाली, मतलब मैं धागा तो ऐसे लपेट नहीं लिया हूँ, ये तो वस्त्र पहना हूं, तो वस्त्र अलग अलग तरीके से क्या हो, उसका बधाई हुआ, उसका बुनाई हुआ, तभी तो हम लोग पहने ना। तो यही हमारा आज का चैप्टर था, वस्तु तंतु और वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।